न्यूज़रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 8वां दिन है और आज 8वें दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले से लेकर के अब तक लगातार जो विपक्ष का हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि विधानसभा के बाहर विपक्ष के सदस्यों ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। बिहार में बड़े अपराध के सवाल को लेकर आज विपक्ष ने सदन के बाहर हल्ला बोला। आरजेडी कांग्रेस के साथ लिप्त के विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा करते हुए बिहार में बड़े अपराध के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया। सुशासन बाबू की सरकार है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम लोगों को जो गृह मंत्री इस बार मिले हैं, इतने स्ट्रांग गृह मंत्री हैं कि हर तरह से सक्षम है। अगर कोई घटना घटित भी होती है तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम करती है, संज्ञान लेने का काम करती है और जो लोग भी दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होते हैं। लेकिन सरकार की मंशा, गृह मंत्री जी की यही मंशा है कि अपने राज्य में एक भी घटना घटित नहीं हो। बिहार का विपक्ष जो है उसको अपराध पर बोलने का मुंह है क्या? अपने कार्यकाल को नहीं देख रहे थे कि सरेआम शोरूम से गाड़ियां लूट लेते थे, आरजेडी का झंडा लगाकर लोग जाता था और मुख्यमंत्री हाउस में बातें होती थी। बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और केवल सीन में बने रहने के लिए इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रही है। और जहां तक अपराध का बात है, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और बिहार की पुलिस अपराध पर नकेल कसे हुए है और जो भी अपराध होते हैं उस पर कार्रवाई होता है और आगे भी बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराध पर जो सरकार का स्टैंड है वो कायम रहेगा। और अगली बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां विवाहिता महिला की संदिग्ध मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दहेज के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आशंका जताई जा रही है, बता दें कि सहायक काराधीक्षक की पत्नी श्वेता की मौत हो गई है। विद्यापति नगर के शेरपुर की यह घटना सामने आई है। दहेज के लिए हत्या का आरोप है। नंदू चौधरी और श्वेता के हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। 31 मई 2023 में शादी हुई थी। ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे। मारपीट और प्रताड़ना का भी आरोप है। मृतक विवाहिता के भाई ने विद्यापति नगर थाना में केस दर्ज कराया है। हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया गया है। पति असिस्टेंट जेलर नंदू चौधरी, सास ससुर से अन्य पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया गया है। विद्यापति नगर के शेरपुर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हुई। घटना के बाद से आरोपी पक्ष फरार है। आज से लगभग तकरीबन 20 दिन पहले हमारे पिताजी वहां गए थे। उसका सारा घर का लोग षड्यंत्र करके बोला कि बेटी को जान मार देंगे, तो कंप्रोमाइज करने के लिए गए थे वहां। तब बोले कि जा रहे हैं हम केस करने के लिए, तो उसका सास और ससुर दोनों पैर पकड़ लिया। अब बोला कि ना आप छोड़ दीजिए, इसके बाद से जीवन में इस तरह का गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही करते 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 आज फाइनली उसको क्लोज कर दिया। बेटी को मार के खुट्टी में टांग दिया। अच्छा। आए घर पर, गांव वाला से सूचना मिला तो घर वाला फरार हो गया, कोई नहीं मिला। तो थाना प्रभारी वहाँ गए, थाना प्रभारी को सूचित किए हुए आए। अब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं तो गांव का कुछ लोग आ रहा है, कह रहा है कि लाश को हम इधर खींचेंगे उधर खींचेंगे। बताइए हमारा इसका फैमिली में ये इंसानियत है? और देखिए, दरभंगा से इस बीच बड़ी खबर है, जहां महिला की संदिग्ध मौत मामले में जो खबर सामने आ रही है कि फंदे से लटका मिला डिप्टी जेलर की पत्नी का शव। दरभंगा में तैनात डिप्टी जेलर कल अचानक से छुट्टी के लिए आवेदन देकर निकला। डिप्टी जेलर नंदू चौधरी बच्ची की तबीयत खराब होने को लेकर के वो बाहर निकला और बताया जा रहा है कि दरभंगा में सरकारी मकान मिलने के बावजूद ये अकेले रहता था। पत्नी को लेकर कभी दरभंगा नहीं आया। जेल अधीक्षक ने कहा है कि काम करने और अपने कर्मियों के साथ ये मिलनसार था। दरभंगा जेल अधीक्षक स्नेह लत्ता ने छुट्टी लेकर जाने की पुष्टि की है। विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। विपिन, एक तरफ महिला की संदिग्ध मौत होती है, दूसरी तरफ जो नंदू चौधरी है बच्ची की तबीयत खराब होने की बात कहता है, छुट्टी वो लेता है। किस तरीके से को जोड़ को देखा जाए? जी बता दूं कि जिस तरह से यहाँ उनके जो कर्मी हैं या जेल अधीक्षक हैं वो भी हैरान है कि जो यहाँ पे वो जब से यहाँ पे पोस्टिंग हुआ था, मात्र 2 से 3 महीने पहले ही यहाँ पे वो तैनाती हुई थी उसकी, जिसके बाद वो क्वार्टर मिलने के बावजूद भी जो है अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे नहीं रह रहा था। और अचानक से कल जेल अधीक्षक को आवेदन दिया जिसमें 11 दिन की छुट्टी मांगी गई और बताया गया कि बच्ची की तबीयत खराब है और ये आवेदन देने के बाद वो निकल गया।
जिसके बाद और लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी कि ऐसी घटना वहां पर जो है हो गई है। उसकी पत्नी जो है उनका किस कारण से हुआ या क्या था यहाँ पे, क्योंकि उनका जो रहना या उनका जो व्यवहार था, इससे यहाँ पर लोगों को कोई शक उन पर कभी हुआ नहीं। पर जिस तरह से कर्मी बता रहे हैं कि बहुत व्यवहारिक थे, हंसमुख थे, ऐसे में लोगों को लग रहा है कि ये अचानक क्या हो गया है। लेकिन क्या ये मौत उसी दौरान हुई है जब नंदू छुट्टी पर था? जो बता पा रही हैं उनके सहकर्मी, उसके अनुसार जिस समय उनकी मौत पत्नी की हुई होगी वो इस समय दरभंगा में ही होंगे, और उसके बाद जो है वो छुट्टी लेकर यहाँ से निकले हैं। जब उनको खबर लग गया होगा कि उनकी पत्नी का जो है आत्महत्या कर ली या सब मिला है, उसके बाद जो है यहाँ से वो छुट्टी लेके निकले हैं। और 11 दिन की छुट्टी, और उसमें आवेदन में कहा गया कि बच्ची की तबीयत खराब है, ये जो है आवेदन में दिया गया। उसके बाद यहाँ से वो निकल गए। आरोपी पक्ष फरार है। हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की बात मायके वालों ने कहा है। जिस तरह से यहाँ पे जो उनके कर्मी जो साथ रहते थे, उन्होंने भी ये कहा कि जब से शादी हुई थी, 1.5 साल की उनकी बच्ची भी है, लेकिन कभी वो अपने पत्नी को लेके, जबकि क्वार्टर मिला हुआ है उनको, यहाँ पे आ सकते थे, रह सकते थे, लेकिन अकेले रहते थे। यहाँ पे कभी लेके नहीं आए। और क्या था उनके पारिवारिक विवाद क्या रहा है, इसके बारे में कर्मी ज्यादा कुछ पता नहीं पा रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है जहां पर कई सिविल कोर्ट जो बिहार में हैं उनको उड़ाने की लगातार धमकी मिल रही है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर पटना सिविल कोर्ट के लेकर सामने आ रही कि सिविल कोर्ट को उड़ाने के फिर से धमकी मिली है। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार धमकी दी जा चुकी है। रजिस्ट्रार को फोन कर जानकारी दी गई, फर्स्ट हाफ में कोर्ट में काम अब नहीं चलेगा। तो देखिए, अब तक जो धमकियां दी गई हैं वो धमकियां फर्जी ही साबित हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद बार बार यहाँ पर परेशानियां जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस की तैनाती करनी होती है, सुरक्षा बढ़ानी होती है। और ऐसे में एक बार फिर से जो धमकी दी गई है उस धमकी के बारे में जांच की जा रही है। एक बार फिर से पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 24 घंटे में ये दूसरी बार है। इस बार पटना सिविल कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको फोन करके ये सूचना दी गई कि सिविल कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। और सिविल कोर्ट है, आप देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है, टीम अंदर गई है, पूरे सिविल कोर्ट परिसर को पूरी तरह से जांच किया जा रहा है। तो लगातार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। जो जांच टीम है वो जांच करती है, नतीजा सिफर निकलता है, लेकिन रोज कोर्ट का काम जरूर बाधित होता है। कोर्ट में आज एक क्रिमिनल केस का गवाही देना था, एविडेंस था, वो 2-3 बार से कैंसिल हो रहा था। आज फिर हम समय निकाल के आए थे, देख लेंगे कोर्ट बंद है, तो इतना तो समय देना 24 घंटे में दूसरी बार। और मेरे लिए तो सब क्लिनिक वगैरह मरीज को छोड़ के आना पड़ता है। और हम लोग समय निकाल के वकील साहब सुनील बाबू के साथ देख रहे थे कि जल्दी मेरा काम हो जाए कि हम जाके अपना काम करें, लेकिन यहाँ तो कोर्ट ही बंद है, गेट ही बंद है। परेशानी है, आगे क्या डेट होगा कुछ पता नहीं चलता। फिर बार बार क्या हालात है, रोज कोर्ट में बम की सूचना मिलती है, काम बाधित होता है, कैसे चलेगा? काम बारिश होता है तो इसके लिए जांच होना चाहिए ना। अब जांच कीजिए, आखिर तो गेट ही से ना कोई जाएगा, चारों बगल अपना बाउंड्री है तो गेट ही से कोई घुसेगा। परेशानी आप लोगों को भी होती है? परेशानी होगा नहीं, अब आए हैं लौट करके जा रहे हैं तो परेशानी है ना। राज्य के कई सिविल कोर्ट है, उन्हें भी उड़ाने की धमकी मिलती है। जांच में नतीजा कुछ नहीं निकलता है, या यूं कहे कि जिला प्रशासन इससे संजीदगी से नहीं लेता है। ये सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार होती है और जिला प्रशासन या पुलिस क्यों इसे संजीदगी से नहीं लेता है, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और दानापुर से बड़ी खबर जहां पर एक शख्स को दौड़ा कर गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि घर के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हैं, जहां दौड़ा कर गोली मारी जाती है। घर के पास से एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौबतपुर के इब्राहिमपुर की घटना बताई जाती है। पुलिस ने 4 खोखा भी मौके से बरामद किया है। घायल का बयान दर्ज किया जा चुका है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। फरवरी को नौबतपुर थाना अंतर्गत ग्राम इब्राहिमपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम बिरजू शर्मा है, उनको उन्हीं के जो पूर्व के संबंधी थे उनके द्वारा गोली मार दिया गया है। इनके द्वारा जो है 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया है और एक और अन्य व्यक्ति का भी नाम लिया गया है। फिलहाल ये जो है खतरे से बाहर है। गोली इनके हाथ में लगी थी
और इन्हें अग्रतर इलाज हेतु फुलवारीशरीफ एम्स भेजा जा रहा है। अमरजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमरजीत, ये कौन जिसने दौड़ा कर इस तरीके से गोलीबारी की है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? कि देखिए, पुलिस अभी इस घटना के बाद जो है कार्रवाई में तो जुटी है, लेकिन अभी तक इसमें जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि गोलीबारी मारने वाले जो है रिश्तेदार ही बताए जाते हैं, गांव के ही बताए जाते हैं। इस वजह से पुलिस को कार्रवाई में थोड़ी जो है दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये घायल जो बिरजू शर्मा है वो गांव में ही रहते हैं और फिलहाल जो है इनके हाथ में गोली लगी है और इलाज के लिए एम्स में एडमिट है। घायल का पुत्र जो है सिंकू कुमार, उन्होंने अपने पिता के बारे में बताया कि वो घर के दरवाजे कहीं कुछ काम के लिए निकले थे, उसी दौरान 3 युवक आए और अचानक जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की, जिसमें ये भाग कर अपनी जान बचाए और जिससे हाथ में गोली लगी है और फिलहाल जो है एम्स में एडमिट है। इसमें जो है 3 लोगों की पहचान जो है पुलिस कर रही है और इस मामले में जो है पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है, लेकिन अभी तक जो है मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया और गोली चलाने का कारण जो है मुख्यतः जो है अभी सामने नहीं आया है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया था और इस मामले में अब बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई हुई है। हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मौजूद सबूतों और जांच के आधार पर की गई है। आरोपी शिवम मिश्रा करीब 90 घंटे से फरार था। आरोपी शिवम हादसे के बाद से कानपुर में ही था। शिवम ने लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को रौंदा था। तो देखिए, आरोपी शिवम मिश्रा जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के शिकंजे में अब है। कानपुर में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया था और बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। ये तस्वीर साथ साथ हम उस घटना के वक्त की भी दिखा रहे हैं जब ये पूरी घटनाक्रम सामने आई थी। बता दें कि आरोपी शिवम मिश्रा करीब 90 घंटे से फरार बताया जा रहा था। आरोपी शिवम हादसे के बाद से कानपुर में ही था। पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी हो गई है। शिवम ने लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को रौंद दिया था। बता दें कि 8 तारीख को ये पूरा हादसा सामने आया था और एफआईआर में 1 दिन बाद से शिवम का भी नाम जोड़ा गया और अभी यह शिवम जो है वो पुलिस के शिकंजे में। पिता ने भी अपनी बात रखी थी इस हादसे को लेकर के और बता दें कि वीआईपी रोड पर इस शिवम ने लैम्बोर्गिनी कार अपनी दौड़ाई थी और इसी में वो कई लोगों को एक साथ कुचलता चला गया था और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो कानपुर से बड़ी खबर, एसओजी ने शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली है और इसके बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि 90 घंटे से फरार था, लेकिन आरोपी शिवम हादसे के बाद से कानपुर में ही था। पुलिस वालों को घर में एंट्री नहीं दी गई थी जब पुलिस मामले की तफ्तीश करने में पहुंची थी। इसके पिता भी अपना अलग ही बयान जो है वो जारी करते रहे, उसको डिफेंड करते रहे, लेकिन आखिरकार अब पुलिस की गिरफ्त में शिवम। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है जहां पर बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या करने की खबर सामने आ रही है। सनसनी है इस पूरी खबर के बाद से पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मोहम्मद रईस की गला रेत कर हत्या की गई है। हत्या क्यों की गई है स्पष्ट नहीं है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पटना साहिब स्टेशन के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर पटना सिटी से बता रहे हैं जहां पर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि 60 साल के बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या की गई है। आपसी रंजिश भी एक आशंका जताई जा रही है, लेकिन स्पष्ट कारण नहीं हो पाया है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पटना साहिब स्टेशन के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और देखिए, दिल्ली लाल किले धमाके में कई बड़े खुलासे जो हैं वो लगातार सामने आते रहे और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस ब्लास्ट केस से कि लाल किला ब्लास्ट में जैश के लिंक का जिक्र किया गया है।
यूएनएससी रिपोर्ट में पाकिस्तान को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। जैश को कई आतंकी हमलों से जोड़ा गया। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र है। यूएनएससी की रिपोर्ट में आतंकी महिला विंग का भी जिक्र किया गया है। मसूद अजहर ने आतंकी महिला विंग का ऐलान किया था। तो लाल किला ब्लास्ट में जैश के लिंक का जिक्र यूएनएससी रिपोर्ट में, और यूएनएससी रिपोर्ट में पाकिस्तान को झटका लगा है, जहां जैश को कई आतंकी हमलों से इस रिपोर्ट में जोड़ा गया है। बता दें कि यूएनएससी की रिपोर्ट में आतंकी महिला विंग का जिक्र है। मसूद अजहर ने आतंकी महिला विंग का ऐलान किया था। और देखिए, कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी साया मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है कि 11 से 14 फरवरी के बीच आतंकी हमला हो सकता है। पुलवामा हमले की बरसी से ठीक पहले आई इस चेतावनी ने पूरे सिस्टम को सतर्क कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की साजिश को लेकर ठोस जानकारी मिली है, जिसके बाद घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में जवानों की अतिरिक्त तैनाती है। चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है और आने जाने वाले हर वाहन पर नजर रखी जा रही है। पुलवामा बरसी से पहले मिली इस चेतावनी को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसियों को हर इनपुट पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके। और आशीष, इस बीच बड़ी खबर, जहां पर बेकाबू थार ने 6 लोगों को कुचल डाला। बड़ी ये घटना सामने आई है और इस बीच बताया जा रहा है कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक की मौत हो चुकी थी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने एक आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। एक अन्य चालक की तलाश जारी है। पुलिस ने थार को भी जब्त कर लिया है। चुटिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जाता है। ये कि विधि व्यवस्था बढ़िया से बनाए रखे और घटना हर दिन हो रही है। अभी भी मैं यहाँ गुरु नानक हॉस्पिटल आया था, तो मेरे भी एक परिजन है, उनकी भी दुर्घटना हुई। तो ये सरकार को और ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि इसमें नियंत्रण कैसे किया जाए, इसमें सुधार लाने की प्रयास करनी चाहिए। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां पर हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर देखने को मिला है और इस ट्रैक पर हाथियों के आने के बाद से ट्रेन की आवाजाही पर असर भी पड़ा। बताया जा रहा है कि निर्देशित भी किया गया है कि जो ड्राइवर है वो रेल को यहां से धीमी गति में लेकर के चलें। बता दें कि सभी ट्रेन की गति कम करने का निर्देश है। 2 घंटे तक यहां ट्रेन परिचालन भी ठप रहा। विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चाईबासा डंगुआ पोसी रेल मार्ग की तस्वीर है, जहां देखिए हाथियों का झुंड इस ट्रैक पर नजर आ रहा है। खबर दानापुर से, जहां रेलवे स्कूल में एक बंदर का आतंक देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इससे बच्चे भी यहां पर भयभीत है, दहशत में है। कब किस पर वो हमला कर दे, इसको लेकर भी चिंता बनी हुई है। बता दें कि कई बार बच्चों और शिक्षक पर लंगूर हमला भी कर चुका है और हालात ये है कि स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राएं डरे सहमे हुए हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि इस बंदर को यहां से तुरंत भगाया जाए। स्कूल प्रशासन ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 20-15 लंगूर टाइप वाले आ गए हैं और जो लड़कों पर अटैक कर रहे हैं। 3 बार अटैक किया लड़कों पर, लड़के बच गए। एक टीचर पर भी अटैक किया परंतु काट नहीं पाया। एक कुत्ता है जो उसको दौड़ा करके किसी तरह से, और सब टीचर लाठी लेकर के जो है बच्चों को काटने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु बहुत अधिक होने की वजह से इन पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है। कुछ बच्चे थे जो 2-3 क्लास के थे और बंदर, बहुत सारे बंदर फील्ड में घूम रहे थे। उस समय एक बच्ची पर एक बंदर ने आक्रमण किया। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कानून का लगातार विरोध किया जा रहा है और इस विरोध में लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो पटना के सड़कों पर उतर आई है। दूसरी तरफ हड़ताल जो है वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। बता दें कि आज देश भर में मजदूर संगठनों और लेफ्ट पार्टियों की हड़ताल है। पटना में भी लेफ्ट संगठन और मजदूर संगठनों की हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए जुलूस और प्रदर्शन किया गया। डाकबंगला चौराहे पर लेफ्ट नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून को जल्द वापस लेने की मांग की। AICCTU सहित
तमाम 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में आज पूरे देश में है। इस हड़ताल में तमाम लोग, चाहे वो टेम्पू चालक हो, चाहे फुटपाथ दुकानदार हो, स्कीम वर्कर, आशा आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर हो, ग्रामीण खेत मजदूर हो, किसान हो, यानी किसी भी तरह के मजदूर हो, तमाम लोग आज बिहार सहित पूरे देश में सड़कों पे उतरे हुए हैं। और देखिए चाईबासा में भी ये हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी जो मजदूर है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो श्रम कानून है वो इनके खिलाफ है, वो उनकी हक की बात नहीं करता है। कई जगहों पर सड़क जाम किया गया, जनरल कामगार यूनियन ने जाम किया, मुख्य सड़क पर वाहनों का आवागमन ठप हो चुका है। झिकपानी के पास एनएच को जाम कर दिया गया है। तो श्रम कोड को लेकर के देशव्यापी हड़ताल और इसका असर चाईबासा में भी देखिए, कई जगहों को जाम किया गया है, मुख्य सड़क पर वाहनों का आवागमन ठप हो चुका है। तो ये तस्वीर जहां देखिए आगजनी भी की गई है और इस आगजनी के जरिए रोड को जाम किया गया है और देखिए लंबी कतार जो है वो वाहनों की यहां पर लगी हुई है और इसी बीच लगातार यह हड़ताल जारी है। कंपनी में देखेंगे तो आए दिन लोग मर रहे हैं। जब सड़क दुर्घटना हो रहा है तो यहाँ पर मुआवजा तक नहीं मिलता है। हम लोग ऐसे में मांग कर रहे हैं NH 220 सड़क पर नो एंट्री लागू करे और यहाँ आज पूरे देश में ये देशव्यापी हड़ताल है क्योंकि केंद्र सरकार आज श्रम कानून में संशोधन कर रहा है। वो संशोधन कर, 4 कानून में संशोधन कर, उसका हम लोग विरोध करते हैं और हमारा यहाँ जो अस्थायी लोग के सवाल पर, यहाँ रोजगार के सवाल पर हम लोग धरना दे रहे, हड़ताल कर रहे हैं। और देखिए 4 श्रम कोड के खिलाफ रामगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ भी वो हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। रांची के अलग अलग जिले, अलग अलग जगहों पर ये लगातार हड़ताल चल रहा है। सड़क पर श्रमिक संगठन के लोग उतरे हुए हैं। कोयले की डिस्पैच को ठप करा दिया है, जिस वजह से कोयला का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कुजू और अरगड्डा एरिया में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। लेकर पूरे झारखंड में बंद है और खासकर बड़का सेल एरिया में संयुक्त मोर्चा में एक ऐतिहासिक रहा। एक भी कोयला बाहर नहीं जा रहा है और एक भी कोयला, अगर ये श्रम कानून बंद नहीं होगा तो मजदूरों के हित में काफी नुकसान होगा और देश का भी नुकसान होगा। और चलिए छोटे से ब्रेक का